नमस्कार साथियों, आप सबका पुनः स्वागत है श्रद्धा एस्ट्रो ज्योतिष में। तो आज हम एक विशेष वीडियो लेकर उपस्थित हैं जहां हम आज ये तय करना सीखेंगे कि यदि हम अपने परिवार में कोई बेबी, कोई संतान एक्सपेक्ट कर रहे हैं तो क्या क्या विचार किया जा सकता है। यदि हमें ज्योतिष का थोड़ा भी ज्ञान है तो क्या क्या चीजें हैं जो पंचांग अनुसार, कुंडली अनुसार हम तय कर सकते हैं। यानी जैसे अगर हम एक एग्जाम्पल चार्ट के रूप में अगर लें कि अभी जो हम रिकॉर्डिंग कर रहे हैं आज 20 नवंबर तिथि है, 20 नवंबर 2023, और कोई एक्सपेक्ट कर रहा है कि भाई अगले 20 से 25 दिनों में हमारे घर में संतान उत्पत्ति है, और जैसी ईश्वर की इच्छा, ईश्वर ने ही हमें उस प्रकार की बुद्धि दी है, उतना सक्षम बनाया है। तो यदि हमारे पास ऐसा ऑप्शन दे देता है ईश्वर कि भाई आप डॉक्टरों की मदद से अगर इसमें कोई आप डिलीवरी की डेट तय करना चाहें तो हमें पता तो होना चाहिए कि क्या हम तय कर सकते हैं। हालांकि इसमें एक्सपर्ट एडवाइस लेना जरूरी है, बट फिर भी बेसिक यदि हम थोड़ा थोड़ा जान जाएं कि क्या क्या देखना चाहिए संतान उत्पत्ति के लिए, क्या हम तय कर सकते हैं। हालांकि फिर मैं वही क्लियर कर रहा हूं, ये तो ईश्वर के हाथ में है। हम कई बार सब कुछ तय किया धरा का धरा रह जाता है। यदि ईश्वर की अनुमति ना हो, इच्छा ना हो, तो हमें संतान प्राप्ति नहीं हो पाती। तो इसलिए हम इसमें हमारा कोई दम या हमारा अहंकार नहीं कह रहा, हम बड़ी विनम्रता से उसी ज्योतिष विज्ञान का कुछ हिस्सा जो अगर हमें इस प्रकार का हम पर कुछ अनुग्रह कर सकता है, हम पर कुछ कृपा हो सकती है उस ज्ञान की, तो वो सीखने का प्रयास करेंगे बड़ी विनम्रता से। ठीक हो गया। जब भी आपके सामने ये आता है तो सबसे पहले क्या चीज आना चाहिए, पंचांग के जो 5 हिस्से हैं। यानी अगर अच्छा वार हो जाए तो बहुत बढ़िया है। मैं फिर यहां क्लियर कर रहा हूं, जो हमारे थंब रूल हैं, हमारे मेन रूल है, वो बोलते हैं नेचुरल जो बेनिफिक प्लैनेट हैं उनके वार अच्छे होते हैं, लेकिन एक्सेप्शनल बहुत हैं। भाई हो सकता है नेचुरल बेनिफिक प्लैनेट हो लेकिन आपके लिए वो फंक्शनल, माने वो नेचुरल बेनिफिक हो लेकिन आपके लिए वो फंक्शनल मेलेफिक बन गया हो, या वो नेचुरल मेलेफिक प्लैनेट हो आपके लिए फंक्शनल बेनिफिक बन गया हो। तो इस प्रकार की चीजें भी विचारणीय है। तो इसलिए ये कहना भी ठीक नहीं होगा कि भाई हम शनिवार को अवॉइड कर दें या हम प्रेफर करें केवल बुधवार को, शुक्रवार को। ठीक हो गया। तो अब अपने को यह देखना है कि अपने पास जो 15-20 दिन अगर मिले हैं तो 15-20 दिनों में मुख्य मुख्य चीजें क्या देखें। पहली चीज हमने तय कर लिया, चलो हमें एक वार मिला, हम अपने मन से तय करते हैं कि चलो बुधवार अच्छा वार होता है, शुक्रवार अच्छा होता है। लेकिन फिर मैं बता रहा हूं आगे हो सकता है हमें नक्षत्र अनुसार कुछ चीजें फेवरेबल ना मिले, चंद्रमा राशि अनुसार कुछ चीजें फेवरेबल ना मिले, तो फिर हमें कॉम्प्रोमाइज अगर करना पड़े वार भी तो हम कॉम्प्रोमाइज कर देंगे। ठीक हो गया। तो हमें सबसे पहले ये देखना है कि भाई पंचांग के जो 5 अलग अलग तत्व हैं, हिस्से जो उसके हैं, कि भाई हमें हमारा कैसा रहे वार, कैसी हमें तिथि मिल रही है, हमारा नक्षत्र कैसा हमें मिलेगा, तो ये सारी चीजें, हमें कौन सा योग मिल रहा है, हमें कौन सा कर्ण मिल रहा है, तो ये सारी चीजें हम मुख्य रूप से देख सकते हैं। और लेकिन जो सबसे ज्यादा महत्व का है, जब हम चार्ट बनाएंगे, हो सकता है वार हमें फेवरेबल मिल गया हो लेकिन हम देख रहे हैं कि भाई चंद्रमा का प्लेसमेंट थोड़ा गड़बड़ाया है, क्योंकि हम वही चीज, हम इन 15 से 20 दिनों में वही चीज बदल सकते हैं जो हमारे बस में, वही दैव इच्छा से हमें वो 15 से 20 दिन मिले हैं। और आप जानते हैं 15 से 20 दिनों में सामान्यता हम एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं ज्यादा बड़े ग्रहों का परिवर्तन। लाइक हम बृहस्पति का परिवर्तन हो भी सकता है लेकिन हम एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं भाई बृहस्पति का परिवर्तन या शनि का राशि परिवर्तन या राहु केतु का राशि परिवर्तन हम एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। हाँ, ये हो सकता है सौभाग्य से हमें 15-20 दिन मिले, उन्हीं दिनों में शुक्र का राशि परिवर्तन हो रहा हो, वो अच्छी राशियों में
था वो बुरी राशियों में जा रहा हो, या बुरी राशियों में था अच्छी राशियों में जा रहा हो, सूर्य का राशि परिवर्तन भी उन्हीं दिनों में हो सकता है। ठीक हो गया। यानी आप जानते हैं कि सूर्य का राशि परिवर्तन कब होता है, लगभग वही महीने का जो 15 तारीख होता है, लगभग उन्हीं के आसपास 15 से 18 के बीच में उसका राशि परिवर्तन होता है। तो हम ये भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं, भी हमें लग रहा है अगर सूर्य अभी कहीं बली अवस्था में है तो अगर अभी कोई डेट मिल जाए तो ज्यादा अच्छा है, या कमजोर अवस्था में है तो हम फिर 15 के आगे इंतजार कर सकते हैं। लेकिन अब जब हम किसी से बातचीत करते तो उनको लगता है बहुत सरल है, सिर्फ 5 मिनट में हो जाता होगा, लेकिन इतना परमुटेशन कॉम्बिनेशन बनाने के बाद आगे कई दफा ऐसा भी हो जाता है, जैसे मैंने अभी ये उदाहरण स्वरूप आपको बताया कि हो सकता है सूर्य अभी हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि 15 तारीख के बाद हम देखेंगे, लेकिन फिर हमने पंचक भी विचार करना है। कहीं ऐसा तो नहीं कि 15 तारीख के बाद फिर पंचक लग जाएंगे और फिर वो हमारा 3 से 4 दिन का जो समय है वो उसमें वहां चला जाएगा। तो इसलिए पंचक भी विचार करते हैं, भाई वो भी अगर अब अवॉइड हो सकता है तो अवॉइड करना चाहिए। ठीक हो गया। फिर गंड नक्षत्र गंडांत, गंडमूल नक्षत्र, यानी जब भी कर्क राशि का अंत चल रहा हो, सिंह राशि की शुरुआत हो रही हो, इसी प्रकार से वृश्चिक का अंत चल रहा हो और धनु राशि की शुरुआत हो रही हो, इसी प्रकार से मीन राशि का अंत चल रहा हो और मेष राशि की शुरुआत हो रही हो, तो भी हम खास करके इसका जो अंतिम और शुरुआती पार्ट है वो अवॉइड करने की कोशिश करते हैं चंद्रमा के नक्षत्र के लिए। हालांकि कई लोग इसमें लग्न नक्षत्र भी विचार करते हैं, तो यदि हमारे पास वो ऑप्शन भी है कि लग्न नक्षत्र को भी हम, क्योंकि लग्न नक्षत्र तो जैसे आपका लग्न आ रहा है अश्विनी नक्षत्र, वो तो थोड़े समय के बाद में उसमें परिवर्तन आ जाता है, लेकिन चंद्रमा का अगर नक्षत्र तो फिर तो आप जानते हैं वो तो फिर उस दिन तो वो नहीं बदलेगा। ठीक हो गया। तो इसलिए हमें वार भी कई दफा वार भी कॉम्प्रोमाइज करना पड़ सकता। अभी हमें लगा भी हमें बुधवार का सिलेक्शन करना था, लेकिन हमें अच्छा नक्षत्र नहीं मिल पा रहा है, या उस दिन हमने वार तो अच्छा चुन लिया, वो पंचक में आ गया, नक्षत्र गंडांत में आ गया, चंद्रमा का राहु केतु संबंध अगर बन रहा है तो भी हम कोशिश करें उसको जहां तक संभव हो अवॉइड करें। और क्या हम कर सकते हैं, अगर हमारे चार्ट में कोई 1 या 2 ग्रह स्वग्रही जैसा बन रहा है कि भाई 3 दिन के बाद ही ग्रह स्वग्रही हो जाएगा तो बहुत बढ़िया हो जाएगा। ठीक हो गया। भाई आप समझते हैं स्वग्रही है ना, अपने घर में बैठा हुआ है, तो अगर ऐसा हो जाता है तो फिर हमें जो वो उस विज्ञान का सही लाभ मिल सकता है। ठीक हो गया। मैं फिर यहां क्लियर कर रहा हूं, इस विज्ञान के लाभ को हम कोई अहंकार की दृष्टि से जीतने की बात नहीं कर रहे हैं, हम बड़ी विनम्रता से इस विज्ञान का सदुपयोग करने की बात कर रहे हैं, ज्योतिष विज्ञान का। ठीक हो गया। तो ये जो हमने एग्जाम्पल चार्ट लिया, जैसे मैंने बोला आज के अनुसार अगर हम देखते हैं तो हमने कुछ एक दिन लिए, हिट एंड ट्रायल लगाया, फिर हमने तो हमें ये 1 दिसंबर 2023 में काफी हद तक चीजें व्यवस्थित सी मिली। और उसमें भी फिर ये बात भी कई दफा हो जाती कि सर उस दिन तो फिर पूरा दिन सेम रहेगा ना। भाई उस दिन पूरा दिन सेम कैसे रह सकता है, क्योंकि हम केवल चंद्र राशि में नहीं मानते, हम तो लग्न पर भी मानते हैं। और आप जानते हैं जब अगर हम वर्ग कुंडलियों की बात करने लग जाए तो वर्ग कुंडलियां अगर D60 तक जा रही हैं वो तो 2 मिनट के अंतराल में बदल रही हैं। अब इतना ज्यादा एक्यूरेसी तो शायद देश काल पात्रानुसार अब नहीं हो पाता आज कल काल में। हो सकता है वो चीजें डॉक्टर हॉस्पिटल्स की तरफ से डिनाई कर दी जाए कि भाई इतना हम नहीं मान सकते हैं, बट हम जितने हमारे सक्षम है, वही मैंने बोला ना, ये ईश्वर की इच्छा है। जहां तक ईश्वर हमें अलाउ कर रहा है वहीं तक हमारा राष्ट्र, हमारा जो हमारी जहां हम रह रहे हैं वो हमें अलाउ करना चाहता है। ठीक हो गया। तो अगर वो हमें अलाउ कर सकता है कि भाई हाँ सर, अगर आप हमें 1 से 1.5 घंटे का विंडो दे देते हैं उसमें आपकी हेल्प हम कर देंगे। और ज्यादा प्रिसाइज करना चाहते हैं, अगर ऐसा भी कोई कहता है तो आप उसमें भी हेल्प हम कर देंगे। तो वही मैं आपको ये बता रहा हूं, देश काल पात्र। और फिर आपने एस्ट्रोलॉजी में क्या क्या देखा, क्या अवॉइड किया। भाई अपने को जैसे मैंने बोला कि भाई अच्छा वार मिल गया, फिर हमने देखा भाई तिथि बढ़िया मिल जाए, जैसे द्वादशी बड़ी अच्छी तिथि है, एकादशी के बाद एकादशी भी अच्छी तिथि है, यानी ये कुछ तिथियां हैं। अष्टमी भी अच्छी तिथि है वैसे,
और हम बात करते हैं षष्ठी भी अच्छी तिथि है। तो कुछ तिथियां हैं, हालांकि अपना अपना अलग अलग महत्व होता है। अब कोई ये नहीं कह सकता जो मैं तिथियां बुरी मान रहा हूं या कोई दूसरा बुरी मान रहा है, तो वो विचारधारा अलग अलग हो सकती है। जैसे भगवान कृष्ण का जन्म अष्टमी तिथि में हुआ, जन्माष्टमी मनाते हैं ना, अष्टमी तिथि। तो अब इसमें ध्यान रखना है कि कुछ चीजें ऐसी हैं जो सर्वमान्य है और कुछ चीजें ऐसी हैं जहां कुछ विरोधाभास हो जाता है। भी कहते हैं भाई हम अमावस्या तिथि को कम अच्छा मान रहे हैं या प्रतिपदा को कम अच्छा मान रहे हैं, उसमें हम अभी उस विवाद में हम ज्यादा नहीं जाएंगे। जो ऑलरेडी जिनका जन्म उनमें हो चुका है उनको प्रारब्ध अनुसार अपने कर्म फल अनुसार वो चीजें मिल चुकी हैं। और उसमें कई बहुत अच्छा चीज भी है, माने अंधकार पक्ष, आप जानते हैं आज के समय पर कलिकाल में अंधकार पक्ष का वर्चस्व अधिक है। वेस्टर्न कंट्री जहां अंधकार या कह सकते हैं सन थोड़ा कम रहता है, सूर्य का बल कम रहता है, ठंड का बल ज्यादा है, ऐसा लगता है जैसे शनि ग्रह का प्रभाव हम बोलते हैं ना, माइनस में टेम्परेचर है शनि, सैटर्न की अगर बात करते हैं, ऐसे ही धरती में भी उन कंट्रीज का वर्चस्व पिछले 400-500 सालों में बढ़ा है। नहीं तो जैसे बोलते थे पहले ज्यादा धन धान्य उपलब्ध था, मैं धन भी बोल रहा हूं उसमें धान्य भी बोल रहा हूं। अभी धान्य बेशक से पूर्व के देशों में खूब पैदा हो रहा है, लेकिन उस धान्य का धन के कारण ज्यादा उपभोग पश्चिम के देशों में हो रहा है। भैया अगर आप पश्चिम के देशों में कहीं जाते तो आपको खाने पीने में हो सकता है कई, अभी मैं वर्तमान की बात कर रहा हूं, हो सकता है ज्यादा ऑप्शन अवेलेबल हो। इसलिए हम जो प्रकृति की इच्छा है, जो परमात्मा की इच्छा है, उससे कोई विरोध हमारा नहीं है। ठीक हो गया। हम ये नहीं कहेंगे कि नहीं सतयुग अच्छा होता था, कलयुग खराब होता है, नहीं, हम तो उस सब में उसी को देखते हैं ना, इसलिए हम सबको अच्छा मानेंगे। तो यहां पर यह बात भी ध्यान रखनी है, हमने कुछ चीजें व्यवस्थित की थी, उस अनुसार नहीं भी हो पाया। भाई डॉक्टर कहता है कि नहीं हम अमावस्या को हमारे पास समय है, इसके अलावा हमारे पास समय नहीं, तो आप बिल्कुल सहर्ष स्वीकार करना चाहिए अपना प्रारब्ध। ठीक है सर, अमावस्या के दिन भी अगर आप करते हैं कोई बात नहीं, प्रतिपदा के दिन करते हैं कोई बात नहीं। मैंने बोला ना कई ऐसे विशेष चार्ट को फिर दूसरे बल मिल जाते हैं जो चार्ट का एक नया ही रूप हमारे सामने रख देते हैं। ठीक हो गया। अपराजय योद्धा जैसे कई अलग चार्ट होते हैं। मतलब हमारी क्या इच्छा रहती है भाई, हमें किसको हम सांसारिक दृष्टि से अच्छा मान रहे हैं कि जो संसार के सारे सुख भोग रहा है। ठीक हो गया। उसको एक बढ़िया सा 9 to 5 का जॉब मिला हुआ है, उसके जीवन में अप एंड डाउन्स ज्यादा नहीं है। मैं ये बात समझ रहा हूं, बात को समझना है, डाउन नहीं है लेकिन बहुत ज्यादा अप भी नहीं है, उसको एक स्मूथ सी लाइफ मिली है। तो ठीक है, कहता भाई मेरा इतना सैलरी आ जाता हर महीने, मेरा फिक्स है, बढ़िया, मुझे कोई ज्यादा टेंशन। तो मतलब आजकल के परिप्रेक्ष्य में हम इसको अच्छा जीवन मान रहे हैं। लेकिन आपको पता है कई लोग जो बहुत ज्यादा बियर कर सकते हैं, बहुत ज्यादा सह सकते हैं, उनको उतना ही ज्यादा यश मान सम्मान भी मिला है, लेकिन वो सह भी उतना ही रहे। तो ये अपना अपना विषय है। लेकिन हम फिर भी अगर चार्ट खुद से सेट करेंगे तो हम कोशिश करते हैं कि हाँ भाई हमें तिथियां भी, और ऑलरेडी हमारे चैनल में तिथियों के ऊपर वीडियो अपलोड किया हुआ है, आप वहां जाकर भी देख सकते कि कौन कौन सी तिथियां शुभ मानी जाती हैं। तो आप शुभ तिथियों का आप अपने अनुसार आकलन करें। और जैसे मैंने बताया कि कुछ एक्सेप्शनल भी होते हैं, ईश्वर ने सभी प्रकार की बुद्धि दी है, तो कई लोगों का अलग विचार भी इसमें हो सकता है, तो वो भी आप बिल्कुल रख सकते हैं, उसको अभी इंक्लूड कर सकते हैं, जो भी आपके गुरुओं से या आपने स्वयं से स्टडी करके सीखा है। ठीक हो गया। उसके बाद फिर हम नक्षत्र पर विचार करते हैं। भाई चंद्रमा कौन से नक्षत्र में आ रहा है, कहते जी चंद्रमा पुनर्वसु नक्षत्र में आ रहा है क्या, आश्लेषा नक्षत्र में आ रहा है क्या, और रोहिणी नक्षत्र में आ रहा है क्या। तो वो अलग अलग प्रकार के नक्षत्र हम देखते हैं। जैसे मैंने बताया नक्षत्र गंडांत, गंडमूल नक्षत्र जब हम खुद तय करते हैं तो नॉर्मली हम अवॉइड करने की कोशिश करते हैं कि भाई ना है तो अच्छा। जैसे आश्लेषा नक्षत्र और पुनर्वसु नक्षत्र दोनों ही कर्क राशि में है। अब इसमें कई लोगों का विवाद मन में उत्पन्न हो जाएगा, भाई सर आपने 0 डिग्री का चंद्रमा कैसे चुन लिया, 0 डिग्री का चंद्रमा तो ये होता है, 0 डिग्री का चंद्रमा तो ये होता है, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। लेकिन आप को जो अवेलेबल डेट्स मिली थी, मैं फिर ये बता रहा हूं, उन डेट्स में हमें जो सबसे बढ़िया पार्ट मिल सकता था हमने उस पर विचार किया। एक तो चंद्रमा
स्वग्रही हो रहा है, ठीक हो गया। ज्यादा इंतजार करने पर, या माने अगर हम थोड़ा और इंतजार करते हैं कि भाई चंद्रमा, तो फिर हमें लग्न से कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। लग्नेश बदल जाएगा तो फिर लग्नेश कहां गया उस पर भी विचार करना पड़ेगा, ठीक हो गया। अभी तो क्या है, लग्न अपने को मकर लग्न मिला और लग्नेश बढ़िया धन भाव में जाके बैठे हुए हैं शतभिषा नक्षत्र में। शतभिषा नक्षत्र का नेचर भी काफी हद तक, यानी शतभिषा नक्षत्र का जो विंशोत्तरी नक्षत्र स्वामी है, ठीक हो गया। फिर मैं बात कर रहा हूं, ये विंशोत्तरी ग्रह स्वामी की बात करेगा, अभी मैं वैदिक देवता की बात नहीं कर रहा हूं। तो जो इसका विंशोत्तरी स्वामी है वो राहु है और उसका नेचर काफी हद तक शनि से मैच करता है। तो जो हमारा लग्न, हमारा शरीर का स्वामी है, वो धन भाव, कुटुंब भाव में स्व राशि या कहें उससे भी एक कदम आगे मूल त्रिकोण होकर बैठा हुआ है, ठीक है, ठीक हो गया। ध्यान रखना है, मूल त्रिकोण होकर बैठा हुआ है। शनि अभी केवल स्वग्रह ही नहीं मानेंगे हम, मूल त्रिकोण। तो अपने को जो लग्न मिला, उस लग्न का लग्नेश स्वग्रह ही नहीं, मूल त्रिकोण का मतलब होता है एक प्रकार का ऑफिस एनवायरनमेंट, या ज्यादा फॉर्मल हो जाना, ठीक हो गया। अब अपना अपना इसमें कोई कहता है नहीं सर घर में बल ज्यादा होता है, घर में क्या होता है हम थोड़े रिलैक्सिंग मोड में होते हैं। तो जो हमारा कमाने की मुद्रा है, ये जो संसार के लिए जो चाहिए, संसार के लिए तो आपको पता थोड़ा सा हमें नियमावली का पालन, प्रोटोकॉल का पालन ज्यादा अच्छे से करना पड़ता है। तो जब कोई ग्रह स्वराशि का हो रहा हो तो रिलैक्स करने के लिए, आनंद लेने के लिए तो बहुत बढ़िया होता है। लेकिन अगर उसको ऑफिस में बैठकर कमाने का समय चल रहा हो, वो फिर थोड़ा सा नियमावली को नहीं मान पाता। तो मूल त्रिकोण कोई जो डिग्रियां हैं, मूल त्रिकोण का कमाई की दृष्टि से, संसार की दृष्टि से थोड़ा महत्व ज्यादा मानना है, ठीक हो गया। तो हमने क्या किया, लग्नेश को व्यवस्थित कर लिया, लग्नेश हमारा बली हो गया। फिर हमने ये देखना इस लग्न के लिए सबसे इंपॉर्टेंट प्लैनेट जो है, माने हमने वो जो पंचांग के 5 पार्ट थे वो भी आप हमारे चैनल में ऑलरेडी अपलोडेड है। मैं चाहूंगा कि आप खुद से देखें कौन से करण अच्छे हैं, कौन से योग अच्छे हैं। जैसे शोभन योग है, सौभाग्य योग है, शुक्ल योग है, ब्रह्म योग है। तो वो योग अगर जन्म समय भी तय हो जाते हैं, जहां तक हो सके उन शुभ योगों का इस्तेमाल करना चाहिए, ठीक हो गया। तो अगर वो आ रहा है तो बहुत बढ़िया है। तो पंचांग के हमने 5 हिस्से व्यवस्थित करने का प्रयास किया। उसके बाद हमने आगे देखा लग्नेश की स्थिति क्या आ रही है। यानी आप देख रहे हैं कि हमें चाहे कहने को 30 दिन मिले हैं किसी एस्ट्रोलॉजर को या आपको, लेकिन उन 30 दिनों में कोई 1 या 2 दिन निकालना वाकई बहुत ज्यादा कैलकुलेशन उसमें लगेगी, बहुत ज्यादा, ठीक हो गया। क्योंकि हम केवल यहां तक सीमित नहीं होंगे, आप देखेंगे आगे हम नवमांश को भी मैच करने की कोशिश करेंगे। जैसे मैंने बताया, हालांकि बहुत ज्यादा स्तर पर तो हमें देश काल पात्र अनुसार सपोर्ट ही नहीं मिल पाएगा। अगर हम कहें कि हमारे बच्चे की डिलीवरी है 2 मिनट की एक्यूरेसी है, 1 मिनट की एक्यूरेसी में होनी चाहिए, वो तो अभी संभव शायद हो भी सकता है कई लोगों के लिए, बट मुझे लगता है जनरली तो ये बात संभव अभी नहीं है कि भाई 10:25 पर मॉर्निंग हमारे बच्चे का योनि से बाहर निकल के उसका नाल कट जाना चाहिए। तो ये वाला जो पार्ट है ये थोड़ा सा कठिन समय आज अनुसार दिखाई देता है, जान पड़ता है। समझ में आया आपको ये बात। हम उसी को जन्म समय मान रहे हैं कि शरीर बाहर आ गया योनि से और वो एक अलग आइडेंटिटी, उसको जो भोजन मिलता है मां के द्वारा नाल से अलग कर दिया गया, तो हमने उसको जन्म समय मान लिया, ठीक हो गया। और तो वही हम कह रहे हैं कि हम कितना मैनेज कर सकते हैं, कोशिश करेंगे नवमांश तो मैनेज हो ही जाए। नवमांशा इज लाइक सुप्रीम कोर्ट। भाई अगर ये हमारा पार्लियामेंट, ये हमारा संसद है, तो संसद में कोई किसी एक विशेष बिंदु पर कुछ कमी दिखाई देती है तो सुप्रीम कोर्ट बिल्कुल उसको सुधारने का प्रयास कर सकता है। भाई आपने कुछ ऐसा कमी देखी है लेकिन यहां बहुत बली है वो नवमांश में, तो हम कह सकते हैं कि हाँ ये पार्टनर के प्रयास से वो चीजें मैनेज हो जाएंगी, भाग्य से हमें वो चीजें मिल जाएंगी। इसलिए नवमांशा तो हम व्यवस्थित करने की कोशिश कर सकते हैं। तो हमने लग्न निकाला और आप जानते हैं लग्न जो अपने को मिलता है वो 1.5 से पौने 2 घंटे तक लग्न तो वही रहता है, लेकिन नवमांश और दूसरे डिविजनल चार्ट ना जाने उस 1.5 से 2 घंटे में कितनी बार बदल जाते हैं, ठीक हो गया। तो इसलिए हम
ये नहीं कह सकते हैं, जैसे सामान्यतः प्रश्न करते हैं कि सर इस दिन पैदा हुए लोगों का तो सबका भाग्य एक सा होगा। अभी आप थोड़ा और पढ़ेंगे तब आपको भी और आनंद आएगा। ठीक हो गया? इसीलिए कंक्लूजन पर तुरंत नहीं पहुंचना चाहिए। ठीक हो गया? क्योंकि डिनाई करना बहुत आसान होता है बिना पढ़े। ये कह देना कि भाई पानी 80 डिग्री पर भी उबल सकता है, क्या बोलेगा? नहीं, लेकिन आपने पढ़ा ही नहीं। पर 80 पर भी उबल सकता है और 120 पर भी उबल सकता है। इसीलिए हमें वो जो कंडीशन बताई गई है उसको अच्छे से उनका आकलन करना है, तभी कंक्लूड करना है कि वो क्या बोलना चाह रहा है। क्या केवल यही चार्ट है? क्या नहीं, इस पर बेस्ड और भी कई चीजें हैं। ठीक हो गया? आपको दिख रहा होगा ऐसा कि चार्ट तो दोनों का सेम लग रहा है, D1 चार्ट, लेकिन इस पर जो आधारित और दूसरी इमारतें हैं वो अगर कमजोर हैं तो उसका असर निश्चित रूप से इस पर भी पड़ेगा। ठीक हो गया? भाई कह रहे हैं आप दोनों का लग्न तो एक है, कहता सर दोनों का नवमांशा अलग अलग है। बिल्कुल अलग है, उसका निश्चित रूप से उसके जीवन पर असर पड़ेगा। और वर्ग कुंडलियां बाकी भी सब बदली हुई हैं, तो इसलिए यह नहीं कहा जा सकता कि भाई किसी हॉस्पिटल में या कहीं भी संतान 2 बच्चे हुए हैं तो उनका भाग्य एक सा होगा। और मैंने बताया ना, जन्म समय हम एग्जैक्ट किसको मान रहे हैं? नाल काटने का जो समय है। और एक बात और भी समझ लीजिए, अगर दोनों का जन्म एक साथ एट दैट इंस्टेंट, सेम लैटिट्यूड सेम लॉन्गिट्यूड पर एक साथ एक ही पॉइंट पर भी हुआ है, तभी भी अभी तक आपको जन्म से जो मिला था, फिर इस बात को समझिए, अभी तक आपको जो जन्म में अभी तक मिला था, उसके बाद आपको जो लॉन्ग जंप लगेगा, और शुरुआत हो सकता है दूसरे व्यक्ति को लॉन्ग जंप पहले ही काफी ज्यादा बड़े मिले हुए, मींस उसके परिवार, पिता माता ऑलरेडी काफी ज्यादा माने उनका समाज में पहले ही बड़ा ज्यादा मान सम्मान यश है, तो वो जो जंप लगाएगा वो उस यश के आगे से लगाएगा। और जो दूसरा बच्चा है, डेफिनेटली अगर उसके कुंडली में अच्छे योग है तो उसका बेनिफिट उसको मिलेगा। लेकिन अगर उसने शुरुआत ही, मान लीजिए एक बच्चे का वो ऑलरेडी स्टेटस यहां पर है और वो उसी हॉस्पिटल में एट दैट इंस्टेंट सेम लैटिट्यूड सेम लॉन्गिट्यूड वही बर्थ हो गया, उसके सारे डिविजनल चार्ट सेम हो गए, तभी भी आप ये तो मानेंगे ना कि उसके माता पिता के खुद के अपने चार्ट अलग हैं, उनने जो उनको दिया। तो अब रेस कहां से शुरू हो रही है? एक की यहां से, एक की यहां से। तो हम ये नहीं कह सकते हैं कि भाई ये रेस का अंत एक जगह पर ही होगा। भाई ये उन राजयोगों का फायदा लेकर बहुत ऊंचाई पर पहुंच जाएगा, बिकॉज ऑलरेडी वो काफी ऊंचा था। और अगर उन राजयोगों का फायदा लेकर ये यहां पहुंच जाता है तो भी अपने आप में बहुत बड़ी विक्ट्री मानी जाएगी। ठीक हो गया? तो ये हमें समझने में थोड़ी दिक्कतें आती कि भाई वो प्रधानमंत्री बन गया तो वो प्रधानमंत्री क्यों नहीं बना एट दैट इंस्टेंट? वो दोनों ही एक साथ एक हॉस्पिटल में सेम ही पैदा हुए, तो फिर इसलिए अगर उसका साथ वाले व्यक्ति का समाज में वर्चस्व बढ़िया है, उसको लोग मान रहे हैं, शुरुआत उसने माइनस से की थी, लेकिन अगर उसका वर्चस्व अच्छा हो गया तो हम कह रहे हैं कि हाँ यशस्वी, तो ये भी पर्याप्त है। तो इस अंतर को भी आपको समझना है। पहली बात तो ये बहुत रेयर चीज होती कि लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड दोनों का एग्जैक्ट सेम हो। मैं जब लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड कह रहा हूं तो आपको यहां पर डिग्री, मिनट्स, सेकंड और उसके आगे तक भी कई दफा देखते हैं। जब हम, आपने देखा होगा जो लोग लग्न निकालना जानते हैं, आप हमारे कई जो हमारे लग्न वाली वीडियो में जाके देख लेंगे, और भी आगे तक हम उस चीज को कई दफा काउंट करते हैं। तो जब ये इतना ज्यादा मैच हो गया है तो कुछ ना कुछ सिमिलैरिटी तो आएंगी ही। भाई नवमांशा भी सेम हो गया, उसका D20 चार्ट भी सेम है, उसका D60 चार्ट भी सेम है। लेकिन आप ये भी तो याद रखें ना, उनके परिवार के कुटुंब जनों के अपने जो चार्ट हैं उनका भी पुशअप अपने को मिलता है। भाई बोलते ना, मुझे जो प्राप्त हुआ वो मेरा चार्ट सही है, मेरी तपस्या, मेरा हम पूर्व पुण्य, अर्जित पुण्य, पंचम भाव मंत्र की सिद्धि, नवम भाव के बल। लेकिन हमारा जो मतलब इस अंतर को समझे आप, स्टार्टिंग पॉइंट जब अलग अलग है तो फिर आप टोटल डिस्टेंस ट्रैवल किया है तो मतलब ये फिर महत्वहीन सा लगने लग जाता है। ऑलरेडी किसी का स्टार्टिंग पॉइंट ये है, फिर आप कहेंगे भाई ये भी 10 किलोमीटर चला जीवन में, ये भी 10 किलोमीटर चला, बट वो फिर भी आगे कैसे पहुंच गया? तो ये अंतर भी आपको ध्यान रखना है।
ठीक हो गया। तो ये अगर हम समझ जाते हैं तो फिर हमारे मन में ये अनर्गल तर्क नहीं रह जाएगा, क्योंकि देखिए अगर हम इस प्रकार का तर्क करते हैं, बुराई नहीं है तर्क में, लेकिन इसको धनात्मक दिशा में ले जाना चाहिए। इतने बड़े बड़े ऋषि मुनि, इतने बड़े बड़े हमारे ग्रंथ, क्योंकि देखिए एक बात को एक्सेप्ट करना, एक बात को क्योंकि मुझे समझ में नहीं आ रहा है डिनाई कर देना, ये जमता नहीं है। ठीक हो गया। इसलिए मानना चाहिए तो पूरा मानना चाहिए, थोड़ा और प्रयास करना चाहिए कि ईश्वर की कृपा से मुझे वो भी समझ में आ जाए कि मैं भगवान कृष्ण में मानता हूं, बहुत बढ़िया है। मैं भगवान कृष्ण का नामकरण संस्कार करने वाले फिर गर्ग ऋषि को भी मानता हूं, बहुत बढ़िया है। लेकिन अगर मैं गर्ग संहिता में नहीं मानता हूं फिर कैसे चलेगा? ठीक हो गया। इसलिए मैं गर्ग संहिता में भी मानता हूं, माने जो ज्योतिष के हमारे आधारभूत ग्रंथ हैं। ठीक हो गया। इसीलिए हो सकता है अभी देव की कृपा ना हुई हो मुझ पर, तो वो राज डिकोड नहीं करना चाह रहा है प्रकृति, लेकिन जब देवताओं की कृपा होगी तो वो भी मुझ पर खुल जाएगा। ठीक हो गया। तो आपने पंचांग के 5 हिस्से देखे, वो ऑलरेडी आप हमारे चैनल में देख सकते हैं क्या क्या हम शुभ मान रहे हैं। फिर मैं बता रहा हूं जो हमारे थंब रूल हैं, एक्सेप्शनल वहां पर भी बहुत है। ठीक हो गया कि हो सकता है जिसको सामान्यतः अच्छा कर्ण नहीं माना जाता है, उस कर्ण में जन्म लेकर भी व्यक्ति बहुत बढ़िया जीवन बिताता है, थोड़ा जुझारू होता है। देखिए ये होता है अमावस्या का चार्ट यश मान प्रतिष्ठा कम नहीं करता है, लेकिन एक हमारा जो एक हास्य विनोद, एक पारिवारिक कुटुंब में जो जमा रहने का नेचर होता है वो थोड़ा कम ही होता है। ठीक हो गया। माने एकांत प्रिय जैसा हो जाता है, लेकिन उसका अलग एक महत्व है। समाज जो सोसाइटी है ये एकांतवास से सारा अगर कोई कहने लग जाए, सब एकांतवास करने लग जाए तो कैसे समाज चलेगा? क्या नहीं चलेगा। एकांतवास का अपना महत्व है, और जो मार्केट चलाने वाले बड़े बड़े बिजनेसमैन उनका अपना महत्व है। भाई कोई ये थोड़ी कह सकता है कि बिजनेसमैन की कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, उनकी भी बिल्कुल अपनी इंपॉर्टेंस है। हो सकता है शायद वो उसी व्यापार में अच्छा एक्यूरेसी लाकर, व्यापार को सबके लिए फायदे वाला बनाकर उसी से ही ब्रह्म को प्राप्त कर ले। इसमें कोई जरूरी नहीं कि भी किसी ने एकांतवास किया है वही ब्रह्म, वही तत्वविद हो सकता है, वही तत्व ज्ञान वाला हो सकता है। ठीक हो गया। लेकिन हमारे जो थंब रूल है वो ये कहते हैं हाँ संसार से ही तो हमें पार पाना है ना, तो संसार को तो डिनाई नहीं कर सकते। भाई संसार में अगर कोई हंस खेल रहा है, बढ़िया प्रसन्न है, तो हम ऐसा चार्ट बड़ी जल्दी मतलब एक्सेप्ट कर लेते हैं, हाँ ये तो ठीक लगता है अपने को। लेकिन कोई बड़ा मंद रहता है, थोड़ा कम रहता है, कहता है ये थोड़ा अजीब है, इसको समझने में समय लगता है। फिर वो लेकिन जब समझ में आता है तो फिर कहता है अरे इसने तो वो चीज समझ ली जो किसी की समझ में नहीं आया। इसलिए ये बुद्धि भी अपने को रखनी कि अगर हमारे थंब रूल जो जिसको हम मानते हैं, हमें कुटुंब, ये गैदरिंग, अगर वो कहीं किसी चार्ट पर एप्लीकेबल नहीं भी हो रहा है, किसी कारण से हमें अच्छी डेट नहीं भी मिली है, डॉक्टर ने कहा भी मैं तो प्रतिपदा अमावस्या ये इसके दिन करूंगा, तो भी हम ईश्वर का धन्यवाद ही करना चाहिए कि ईश्वर मेरे प्रारब्ध से, मेरे कर्म फल से मुझे जो मिल सकता था, जितना बढ़िया मिल सकता आपने वो मुझे दे दिया। ठीक हो गया। बाकी मैं कर्म पर कोताही नहीं बरतूंगा, कर्म लगातार करता रहूंगा। जिसके मन में ये भावना आ जाती है ना, क्योंकि देखिए पिटाई उन्हीं की ज्यादा होती है जो लोग छीनना चाहते हैं कि मेरे भाग्य में नहीं है, मैं दूसरे से छीन लूंगा, ये कर दूंगा। वो आप जानते हैं वो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ जैसे एनर्जी होती है, ऐसी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ कर्मा भी होता है। भाई आपने जो कर्म किए अच्छे या बुरे, फल तो मिलना ही है, डिस्ट्रॉय नहीं हो सकता है। ठीक हो गया। इसीलिए वही आप सहर्ष स्वीकार कर लेंगे तो पनिशमेंट का टाइम कम हो जाएगा, और ज्यादा भागदौड़ करेंगे तो पनिशमेंट का टाइम बढ़ जाएगा और भी एड ऑन हो जाएंगे। ठीक हो गया। मींस जो कर्म फल मिलेंगे आपको उसमें इंटरेस्ट भी मिलेगा पाप कर्मों का, कि इसको इंटरेस्ट भी दो, एडिशनल एड ऑन भी दो उसको, नेगेटिव। तो अभी समझ में आपको लग्न अपने को हमने 5 पंचांग के हिस्से करके बढ़िया अपने को मिले। उसके बाद अपने पंचक भी देख लिया, गंडमूल देख लिया, फिर हमने देखा लग्न बढ़िया आ रहा है, लग्नेश की स्थिति क्या है? कहता बढ़िया बैठा है फाइनेंस हाउस में, तो बुद्धि, हमारा शरीर और हमारा आउटलुक सब ये लग्न से तय होता है। बढ़िया लग्नेश स्वग्रही हो गया, मूल त्रिकोण राशि में हो गया, तो ये तो हमारा बढ़िया मजेदार हो गया। अब हम बात करते हैं हमारा मन, चंद्रमा। जैसे मैंने बोला इस चीज को लेकर कई ज्योतिषविद विवाद कर सकते हैं, क्या आपने चार्ट इसको दे दिया 0 डिग्री का है। ये मैं आपसे बार बार रिक्वेस्ट करूंगा
सबसे बड़ी चीज क्या है? अब आप किसी को पूछें कि चंद्रमा 15 डिग्री का, 16 डिग्री का, मैं सिर्फ उदाहरण देने के लिए बता रहा हूं, मैं कोई मेरा किसी को नीचा या ऊंचा दिखाने का कोई मेरा वो नहीं है, तात्पर्य नहीं है, बट फिर भी आप एक तुलना करें। एक चंद्रमा है वृषभ राशि में 0 डिग्री का, एक चंद्रमा है वृश्चिक राशि में 16 डिग्री का। समझ में आ गया आपको? हम किसको महत्व ज्यादा देंगे? अब अगर आप ये वाला रूल लगाने लग जाएं कि भाई 0 डिग्री का तो भाई या तो वृद्ध होता है या मृत होता है इवन ऑड के हिसाब से, तो फिर आप तो बोलेंगे यार ये 0 डिग्री का हमें नहीं चाहिए वृश्चिक राशि, जहां चंद्रमा उच्च का होता है। ये आप समझ लीजिए, वृश्चिक राशि का मैच्योर युवा चंद्रमा भी किस प्रकार की तरफ जाने का विचार बनाएगा। वृश्चिक यानी एक प्रकार से अंडरग्राउंड माइनिंग, एकांत। चंद्रमा का मूल स्वभाव ऐसा नहीं है, चंद्रमा तो कुटुंब में रहकर प्रसन्न होता है। तो अगर आपको रोहिणी नक्षत्र में चंद्रमा मिल रहा है और यहां पर आपको लग रहा है कि थोड़ी ज्यादा डिग्रियां भी मिल रही हैं कहीं और, तो मैंने आपको ध्यान रखना है कि कहीं आपको 0 अभी, हाँ सॉरी, नक्षत्र की बात हम बाद में करेंगे, केवल अभी डिग्री की बात करें। अगर 0 डिग्री का और कोई 15-16 डिग्री का मिल रहा है तो भी हम किसके महत्व को ज्यादा देखते हैं? राशि के महत्व को ज्यादा देखते हैं। ठीक हो गया? तो ओवरऑल हो गया अपने आप ही। मींस अब अगर हमें कर्क राशि में से, माने कर्क राशि हमारे पास एक ऑप्शन था और एक दूसरा ऑप्शन था हमारे पास, मान लीजिए मिथुन राशि का ऑप्शन था, तो हम किस राशि को इस तुलना में अच्छा मानेंगे? भाई वो तो डेफिनेटली कहते हैं चंद्रमा का कोई शत्रु नहीं भाई, लेकिन एक बाइसिंग तो होती है भाई, मेरा घर है ये, कर्क राशि मेरा खुद का घर है। तो अगर हमें यहां चंद्रमा मिल रहा होता 15-16 डिग्री का और यहां पर 0 डिग्री का मिल रहा है, अब हमारे पास यही 2 ऑप्शन है, कोई इसलिए ये मत कहे कि वहां ये हो जाता वहां हो जाता, तो इसलिए हमने ये चंद्रमा ले लिया। और चंद्रमा से क्योंकि केंद्र में है, शुक्र केंद्र में है, गुरु केंद्र में है, तो इसलिए इसको इतना ज्यादा दोष भी नहीं माना जाएगा। जैसे बोलते हैं ना भाई, चंद्रमा के आगे ना पीछे कोई ग्रह नहीं है, बेचारा अकेला कैसे निर्णय लेगा 0 डिग्री का है, ये बात, क्योंकि हमें लाल घेरे फटाफट दिखते हैं, वो हरे स्पॉट्स तो कम नजर आते हैं, वो लाल घेरे फटाफट दिखते हैं। लेकिन हम ये बोल रहे हैं कि चंद्रमा से बृहस्पति जैसा ग्रह केंद्र में आ रहा है। ठीक हो गया? इसीलिए ये अब ओवर रूल हो गया, मतलब सामान्य जो नियम था हमारा कि भाई ये 0 डिग्री का चंद्रमा है, आपने इसको कैसे एक्सेप्ट कर लिया, हम इसको एक्सेप्ट कर लेंगे। और जहां तक बात 0 डिग्री 1 डिग्री के एक्ट करने की है, मैंने बताया कि जैसे हमें ऐसा लगता है कि ये बड़ा बुद्धिमान व्यक्ति है, तो बुद्धिमान हमें, मतलब हमारा ये थंब रूल है कि शायद ये बड़ा बुद्धिमान मींस किसको क्या बोले बुद्धिमान, मतलब ऐसा नहीं कि 0 डिग्री का बुद्धिमान नहीं है, लेकिन हम क्या मानते हैं, मैच्योर, ये बड़ा मतलब मैच्योर सा दिखता है, ये गंभीर सा दिखता है और ये थोड़ा चंचल सा दिखता है, थोड़ा बात बात पर हंस देता है, तो हमें ऐसा लगता है कि शायद जो थोड़ा गंभीर सा दिखता है उसके निर्णय ज्यादा कारगर हो सकते हैं। एक निर्णय की बात होती है, एक भाग्य की भी बात होती है। हो सकता है उसके निर्णय दिखने में कारगर होते हो, लेकिन यदि भाग्य का बल नहीं मिल पा रहा है तो वो फिर मैच्योर व्यक्ति भी काम का नहीं है। ठीक हो गया? और दूसरे तरफ ये भी हो सकता है जो दिखने में थोड़ा सा हास्य विनोद, हंस देता है जल्दी, ऐसा लगता है यार ये तो मजाकिया मूड में रहता है, लेकिन उसका भाग्य बहुत साथ देता है, भाई हंस कहता मेरे से तो अब मैं बहुत ज्यादा सीरियस नहीं ज्यादा देर रह सकता हूं, हास्य विनोद। तो ये जो 1 डिग्री 2 डिग्री मींस जो बाल डिग्रियां हैं या न्यूली बॉर्न बेबी के जो घर में एनवायरमेंट आता है ना, बच्चे को देखकर एक मन में स्फूर्ति आ जाती है, एक आनंद का माहौल आ जाता है, वो न्यूली बॉर्न बेबी वाली डिग्रियां हैं। ठीक हो गया? ऐसे ही जो वृद्धावस्था में है, तो क्या वृद्धावस्था को हम इंपॉर्टेंस नहीं देते हैं? सबसे ज्यादा एक्सपीरियंस्ड प्लैनेट होते हैं 28 डिग्री, ठीक हो गया, 27 डिग्री, 26 डिग्री, और वही आत्मकारक। इसी कारण से जैमिनी ऋषि ने वो बात रखी थी कि भाई जिस ग्रह को हम ज्यादा डिग्री होने पर मृत मान रहे हैं, वृद्ध मान रहे हैं, उसको हम पता नहीं किस एंगल से देख रहे हैं, कहता ये तो फल ही नहीं देगा। इसलिए केवल आपको कोई चार्ट मिला, वहां चंद्रमा 0 डिग्री का था या 28 डिग्री का था, इसीलिए हम चार्ट को डिनाई कर देंगे क्या? ये तरीका भी सही नहीं है। अगर सबसे ज्यादा मैंने बोला ना, राशि बल का महत्व देखा जाएगा उस दृष्टि में, जब हम
देख रहे हैं कि भाई 0 डिग्री आ रहा है कि वो 15 डिग्री आ रहा है, भाई 15 डिग्री होकर भी वो एग्जीक्यूट कहां से कर रहा है? कहता जी वो तो एकांतवास जैसी चीजों से एग्जीक्यूट करो। जैसे मैंने बोला हम जो थम रूल पर चल रहे हैं कि भाई एक कुटुंब, सोसाइटी, तो ज़ोडिएक का धन भाव क्या है? वृषभ। तो अगर वृषभ में 0 डिग्री का चंद्रमा भी मिल जाता है, बजाय कि वृश्चिक के 16 डिग्री चंद्रमा में, मैं तुलना की बात कर रहा हूं केवल, तो जो हमारे थंब रूल है, तो हम वृश्चिक के 16 डिग्री चंद्रमा को अवॉइड करने की कोशिश करते हैं। आ गया समझ में आपको? तो इसलिए ध्यान रखना है, केवल 29 डिग्री का खराब है, ज्यादा डिग्री का होने के कारण केवल 15 वाले ही सारे अच्छे होते हैं, 15-15, 16-16 डिग्री वाले सब जवान है, कुमार अवस्था में वही अच्छे होते हैं, ये बात भी पूरी तरह सही नहीं माननी, क्योंकि सभी कार्य करने में लग जाएंगे तो फिर विचार कहां से निकलेगा? थिंक टैंक कौन होगा? और अगर सारे ही विचार देने लग जाएं तो काम कौन करेगा? और अगर ये दोनों भी हम मान लें कि चलो विचार भी बढ़िया निकल रहे, काम भी हो रहा है, थोड़ा मन को प्रसन्नता चाहिए, हास्य विनोद चाहिए, वो कहां है चार्ट में? इसीलिए एक समन्वय तो होना चाहिए कि भाई कुछ प्लैनेट ऐसे हैं जो 3-3, 4-4 डिग्री के हैं, कुछ प्लैनेट हैं वो पूरा अपना कार्य से लग रहे हैं 15-16 कुमार अवस्था, कुछ प्लैनेट ऐसे हैं जो 27 डिग्री, 28 डिग्री के। तो ये एक समन्वय सा बन जाता है कि वक्त आने पर आपको जैसा वातावरण मिलता है उस वातावरण अनुसार आप ढल जाते हैं। केवल ही आपके चार्ट में 20-20 डिग्री के सारे प्लैनेट भरे हुए हैं, तो कभी कहते हैं भी आप चाहे वो वृश्चिक राशि में ही क्यों ना बैठा है चंद्रमा, और सॉरी वृषभ राशि में क्यों ना बैठा है चंद्रमा, सारे मैच्योर हैं, तो उसके गैदरिंग में, उसके कुटुंब भाव में भी एक जो होता है ना हास्य विनोद, खिलखिला के हंस देना, वो कमी दिखाई देगा, कोमल भावना दिखाई देगी, लग्जरी दिखाई देगी, आउटलुक पर भी अच्छा खासा मैनेजमेंट आपको दिखाई देगा। लेकिन ये जो हास्य विनोद है, इसलिए अपने को इसके बिना भी नहीं चलेगा। ठीक हो गया? उसकी मतलब मुझे तो ऐसा लगता है बहुत ज्यादा जरूरत है, वो भी एक देवता के हिस्से हैं भाई, भाई चंद्रमा का प्रभुत्व है उस पर। तो चंद्रमा यानी मन, अब मन ही हमारा बहुत चंचल होना, जब भी ये शब्द आता है ना चंचलता, तो चंद्रमा को सबसे पहले लिया जाता है। चंचल चितवन, चंचल मन चंद्रमा का, तो भाई वो थोड़ा तो होना चाहिए। इतना ज्यादा गंभीर होकर भी काम नहीं चलेगा और इतना ज्यादा चंचल होकर भी काम नहीं चलेगा, इसलिए थोड़े मैच्योर प्लैनेट भी हमें चाहिए होता। तो ये आपको समझ में आया अभी, ये समन्वय करना। ये जो दृष्टि आपके मन में है, कहीं से अगर आपने पाई उसको निकाल दीजिए आप कि भाई 0 डिग्री का खराब होता है, 29 डिग्री का भी खराब होता है, उसके चार्ट में देखो सब 15-15 डिग्री के हैं, वो ही अच्छा है, ऐसा नहीं। ठीक हो गया? और ये वाली तो दृष्टि बिल्कुल भी मत रखना आप, उसके चार्ट में देखो, मेरे चार्ट में देखो, ये दृष्टि बहुत खराब है भाई। हमारा प्रारब्ध है, कैसे स्टार्ट करेगा क्या पता, उसका टाइम जोन अलग है, हमारा टाइम जोन अलग है। कई दफा ऐसा लगता है वो जिंदगी भर कमाता रहा, लेकिन जब उपभोग का समय आया, जब रिटायरमेंट लाइफ आई, कुछ उसके पल्ले नहीं है। और कई लोगों को ऐसा होता है, शुरुआत थोड़ी धीमी होती है, ठीक हो गया, लेकिन जब वो शुरुआत होती है उसको वो ईश्वर अंत तक देता ही रहता है। तो पता लगा वो शुरुआत तो बहुत पहले कर गया था, लेकिन उसकी टायर बीच में पंक्चर हो गए उस गाड़ी के, लेकिन उस जो साथी था उसकी गाड़ी स्टार्ट ही नहीं हुई शुरुआत के कई वर्षों में, लेकिन जब स्टार्ट हुई बहुत जीवन के अंतिम दिनों तक वो गाड़ी उतनी स्पीड से भागती रही। तो रेस तो उसी ने जीत लिया ना, इसलिए जो तुरंत डिक्लेयर नहीं करना चाहिए। ठीक हो गया? तो अपने लग्न तय किया, लग्न 1.5 से 2 घंटे बदल रहा है, तो हम बड़ी चीज तो अपने ये रख सकते हैं अभी 10:15 बजे से लेकर उसको हम बोलेंगे भाई हाँ ये 11:30 पौने 12 तक का ये समय आप ले लीजिए। ठीक हो गया? एटलीस्ट लग्न तो वही मिलेगा, तो चंद्रमा बहुत कम चांसेस, बट ये हमने इसीलिए एग्जांपल लिया है, यहां पर चंद्रमा भी जस्ट अभी थोड़ी देर पहले इस राशि में आया है, ये भी एक विचारणीय विषय है। कई दफा हम केवल लग्न को देख लेते हैं और चंद्रमा 29 डिग्री का हो रहा होता है, 29 डिग्री कुछ मिनट का, तो वो उसी 1 घंटे के बीच में ही बदल जाता है। पता लगा जैसे मान लीजिए चंद्रमा 29 डिग्री का था, आपने उनको बोल दिया कि आप 1.5 से 2 घंटे में डिलीवरी कर सकते हैं, वो 8वें भाव में चला गया। चंद्रमा मींस 8वें भाव में बुरा नहीं है, लेकिन संबंधित कार्य के लिए आपने अभी
एनालिसिस नहीं किया था, आपने उस पर रिसर्च नहीं किया था, आपने तो केवल इस अनुसार चार्ट दिया, तो गड़बड़ हो गया ना। इसीलिए अपने को चंद्रमा का जरूर ये देखना है भाई, हाँ चंद्रमा प्रवेश किया है या प्रवेश करने वाला है। अगर ऐसी स्थिति बनती है तो फिर वो 1.5 से 2 घंटे में लग्न तो सेम होगा, लेकिन चंद्रमा अपनी राशि बदल सकता है। ठीक हो गया। तो जैसे हम बोलते हैं ना भाई, ये संधि काल में जन्म हुआ है हमारा लग्न, ऐसे ही चंद्रमा का भी विचार करना है कि अगर चंद्रमा 29 डिग्री 28 डिग्री का है तो आपको जरूर विचार करना है कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि अगले 1.5 से 2 घंटों में चंद्रमा की राशि बदल जाए। जो मुख्य रूप से मैंने चंद्रमा की राशि के लिए निकाला था, तो वो काम फिर कैसे करेगा। ठीक हो गया। और ये भी हम विचार करते हैं कि भाई अगर हाँ हमारे पेरेंट्स उस संबंधित विषय में है कि भाई, जैसे अब इसके बाद बात करें कि भाई अगर ये फाइनेंस की तरफ ज्यादा काम करता है, कुछ फाइनेंस के लिए, अकाउंट्स के लिए डिग्री हासिल करता है, तो बहुत बढ़िया रहेगा। भाई हमारा लग्नेश कहां बैठा है? तिजोरी में, और आयुष भी अपने घर में बैठा हुआ है, बढ़िया बैठा हुआ है। चंद्रमा पार्टनरशिप हाउस में बैठा हुआ है। तो अगर कुछ ऐसे संबंधित चीजें भी आ जाती है, कुछ ऐसा क्ल्यू भी मिल जाता है कि पेरेंट्स का प्रोफेशन कुछ सुटेबल है उस चार्ट में, तो क्या लग रहा है, ये डबल स्टैंप लग गया अभी कि भाई हाँ जो हमने निकाला था वो काफी हद तक इनके फैमिली को सूट करने वाला चार्ट है। फिर मैं वही बात बता रहा हूं, हम कोई दुराग्रह, पूर्वाग्रह या कोई अहंकार नहीं कर रहे हैं कि भाई मैं बदल दूंगा। बहुत ऐसा होता है कि भाई अब ईश्वर ने ही हमें वो दिया कि देखते हैं आप इतने सक्षम है कि नहीं है। एक दफा बोलते हैं ना, भक्त जब बड़ा ईश्वर की अच्छे से सेवा करता है तो भगवान उसको एक बार ऑप्शन देता है कि चल, ऑप्शन दिया, अब तू बढ़िया से इस पे कर पाएगा रिसर्च के नहीं कर पाएगा। तो अगर कोई भगवान कभी हम पर ऐसा अनुग्रह करता है तो वो उस अनुग्रह को हमें उस पड़ाव तक या उस मुकाम तक पहुंचाना भी आना चाहिए ना। वैसा तो नहीं है हम प्रकृति में केवल मानते हैं तो हम हाथ पे हाथ रख के बैठे रहेंगे। अगर ईश्वर ने हमें ऐसा देश काल पात्र अनुसार परिस्थिति दी है ऐसी, तो अगर उसको हम अलाइन करने का प्रयास करेंगे तो अलाइन हो भी जाएगा। ठीक हो गया। हमने कोई किसी का कुछ बिगाड़ कर तो नहीं किया है, ईश्वर ने हमें ऐसा वातावरण दिया। कई लोग हैं सक्षम होने के बाद भी उनकी बुद्धि में विचार नहीं आता है। ठीक हो गया। तो अभी चंद्रमा हमारा मैनेज हो गया, हमारा शनि मैनेज हो गया, हमारा योग कारक कौन? जो केंद्र और लक्ष्मी त्रिकोण का स्वामी, उस लग्न के लिए सबसे इंपॉर्टेंट प्लैनेट होता है, वो भी मैनेज हो गया। मैनेज क्या हुआ? वो तो एकदम अपने को टॉप, एकदम बल्ले बल्ले करवा दी इसने हमारी। क्यों? यानी अगर ये 1 दिसंबर सुबह 10:25 का चार्ट जो हमने बनाया है, इससे आप पीछे थोड़ा सा आते हैं, यानी 1 हफ्ते पहले आते हैं, तो आपको समझ में आएगा कि शुक्र नीच के चल रहे थे। हालांकि हमने नीच के शुक्र को भी बुरा नहीं माना है, लेकिन फिर भी जैसे हमने बोला ना, अभी हम मुख्य जो थंब रूल है उन पर अगर बात कर रहे हैं कि भाई मूल त्रिकोण है, तो बिना ज्यादा एफर्ट्स के वो चीजें अपने को मिल जाएंगी। तो ये तो इनके प्रारब्ध अनुसार ही हुआ। इनके माता पिता, संतान का अपना प्रारब्ध ऐसा था कि भाई इस ड्यूरेशन में शुक्र ने अपनी राशि बदल दी, और अपने राशि में भी ऐसा बदला है कि वो योग कारक होकर स्वग्रही हो गया है। आपको समझ में, केवल ग्रह का स्वग्रही होना और योग कारक होकर स्वग्रह होने में बहुत बड़ा अंतर है। और फिर यहां पर एक आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट बात है, जैसे हम कह रहे थे ना अभी तक, भाई न्यूली बॉर्न बेबी है, क्या फल देगा ये? कुछ प्लैनेट न्यूली बॉर्न बेबी या कम डिग्री में ही वो मूल त्रिकोण डिग्री मानते हैं। अब देखते हैं हम, शुक्र यहां पर कितने डिग्री के हैं? देखिए, शुक्र को 1 डिग्री 37 मिनट 6 सेकंड का मिला है टोटल, जो उसका डिग्री है, और इसमें वो बालावस्था में है और ऑफिस जैसा माहौल बनाएंगे। ठीक हो गया। ध्यान रखना है, तो ऑफिस में बैठा है मूल त्रिकोण के प्लैनेट, जबरदस्त इजाफा करेगा। ठीक हो गया। मूल त्रिकोण होकर अपने ऑफिस में बैठा हुआ है प्लैनेट, योग कारक होकर बैठा हुआ है, तो मतलब अपने को बहुत बढ़िया डबल स्टैंप लग रही है। अभी लग्नेश हमारा स्वग्रही हो गया, योग कारक प्लैनेट 10th हाउस में बैठकर स्वग्रही हो गया, जो पंचम भाव का भी पूर्ण बल प्रदान करेगा अपने को। चंद्रमा स्वग्रही हो गया। ठीक हो गया।
मंगल स्वग्रही हो गया। मंगल जो जुपिटर का डिपॉजिटर भी है, हमारा ग्रह भाव का स्वामी है, मां भाव का मातृत्व मातृभूमि भाव का स्वामी है, वो भी बढ़िया डिग्री में है। मतलब कमांडर को थोड़ा सा अगर मैच्योर डिग्री मिल जाए तो थोड़ा ज्यादा अच्छा होता है। आप जानते हैं मंगल थोड़ा मैच्योर होकर ही एक्सॉल्टेड डिग्रियों में जाता है, तो बढ़िया 10 डिग्री में बैठा हुआ है। और सूर्य भी अपने मित्र के साथ ही बैठा हुआ है। और अगर आप सूर्य को देखें, ये जो नवमांश मैनेज हो गया इसमें, यानी टोटल इनको टाइम जो मिला था कि भाई आप 10:15 से लेकर यही कोई 11:30 बजे के बीच में ये आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन उसमें भी अगर आप 10:25 से लेकर यानी 10:25 से लेकर 10:35 तक अगर ये टाइम मैनेज करें तो आपको D9 का भी फायदा मिल जाएगा। आफ्टर मैरिज जो चार्ट होता है जिसको नवमांश बोलते हैं, D9, वो भी मैनेज हो जाएगा। देखिए वहां पर अपने को क्या मिला है, जब चंद्रमा ऑलरेडी बदला था कर्क का, तो कर्क का पूरा फायदा मिल रहा है। चंद्रमा वर्गोत्तम हो गया और गुरु अपनी उच्च राशि में लग्न में ही आ गया। क्या जबरदस्त विवाह का चार्ट बन रहा है, भाग्य का चार्ट बन रहा है। ठीक हो गया। शुक्र भी वर्गोत्तम हो गया, चंद्रमा तो है ही वर्गोत्तम। शुक्र जो यहां योग कारक है वो भी क्या हो गया, वर्गोत्तम हो गया। तो आप समझ रहे, मूल त्रिकोण होकर वर्गोत्तम हो गया। सूर्य भी वर्गोत्तम है, मतलब इट इज लाइक कितने प्लैनेट आप देख रहे हैं स्वग्रही की तरह दिखाई दे रहे हैं आपको। ये बहुत बली है ये चार्ट। अगर ये इस बर्थ का इस्तेमाल कर पाते हैं निश्चित रूप से ये बहुत बड़ा बल रहेगा। बाकी तो हरी इच्छा, ईश्वर की इच्छा। अब कई लोगों का दृष्टि अभी बुध पर लगी होगी कि सर बुध तो नहीं मैनेज कर पाए। वैसे तो मैंने बोला ना, 2 ग्रह भी अगर स्वग्रही करवा लेते हैं तो ही हमारा बल बढ़ जाता है। चंद्रमा को किसी बड़ी माने किसी बड़ी नेगेटिव कंजंक्शन से बचा लें और 2 ग्रह हमारे चार्ट में स्वग्रही हो जाए, हमारी बल्ले बल्ले हो जाएगी। उसके बाद भी बुध को भी यहां बल ही मिल रहा है। ध्यान से देखें आप, 6, 8, 12 छठे भाव का स्वामी जाकर कहां बैठ गया, 12वें भाव में जाकर। और कोई भंग का दोष नहीं है, विपरीत राजयोग। ठीक हो गया। तो यानी इस चार्ट का नेगेटिव कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। और कई लोग अब राहु केतु के पीछे पड़े होंगे कि सर राहु केतु को तो आप मैनेज नहीं करवा पाए। हम कोशिश करते हैं राहु केतु ये त्रिक भाव में आ जाए तो ज्यादा अच्छा होता है भाई। खास करके राहु जो है वो बहिर्मुखी है। बहिर्मुखी कुटुंब के अंदर इतना अच्छा नहीं माना जाता है, लेकिन हाँ मींस ये क्या है, हमारा फैमिली कम्युनिकेशन, ये क्या है, हमारा फॉर्मल कम्युनिकेशन। तो अगर आपको कहें कि भाई फैमिली कम्युनिकेशन में राहु की तरह बोले चलेगा क्या, इतना नहीं चलता है। मतलब थोड़ा फिर आदमी फैमिली को लेकर भी डिप्लोमेट टॉक्स करने लग जाता है, बातों में लीपापोती करता है। परिवार को लेकर ये चीज मतलब शायद हो सकता है कई जगह मतलब ऐसा अच्छा माना जाता हो, इसके बारे में तो आप खुद कैलकुलेट करें। लेकिन ये ज्यादा अच्छा माना जा सकता है भाई, क्योंकि बिजनेस टॉक में तो थोड़ा बहुत नेगोशिएट करना ये सब चीजें चलती हैं। तो तीसरे भाव में आकर ये जो हमारी फॉर्मल टॉक्स है वहां पर राहु ने जो रूप बदला है अलग अलग, वो अच्छा माना जाएगा। और किसी को ये लग रहा है मीन राशि का राहु है, जल तत्व राशि में थोड़ा कम अच्छा मानते, तो वो वर्गोत्तम बल देख लें। वर्गोत्तम बल से राहु केतु भी बली हो गए। क्या कमाल का कॉम्बिनेशन अपने को मिल गया। राहु केतु अगर आपके लिए संभव हो, आप चार्ट मैनेज कर रहे हैं, आगे डिलीवरी का समय निर्धारित करना आपके लिए सक्षम है, तो यदि छठे भाव में आ जाए, 8वें भाव में आ जाए, ठीक हो गया, 12वें भाव में आ जाए तो ठीक मान सकते हैं, तीसरे भाव में आ जाए ठीक मान सकते हैं। 8वें भाव में भी ध्यान रखना है, यदि राशि सपोर्ट मिल जाता है तो कोशिश करनी चाहिए लाने का। अदरवाइज ये छठे भाव में बहुत बढ़िया है, 12वें भाव में अच्छा है, ठीक हो गया, तीसरे भाव में भी बढ़िया माना जाता। और इसमें भी देखिए अगर यहां राहु आता तो ये अलग प्रकार का बल देता। अभी क्या है, तीसरे भाव में राहु है, तो धर्म भाव में और फॉर्मल कम्युनिकेशन भाव में आपको पता होना चाहिए भाई, तीसरे भाव में आएगा तो हमारी जो फॉर्मल टॉक्स है, जो हमारा प्रेजेंटेशन वाला बल है, वहां पर केतु कम शब्दों में अपनी बात रखेगा। मतलब हमारे थंब रूल क्या कहता है कि भाई फॉर्मल कम्युनिकेशन में तो थोड़े शब्दों का इस्तेमाल ज्यादा करना पड़ता है, तो वहां पर राहु ज्यादा कंफर्टेबल दिखाई देता है।
बट कई लोग ऐसे होते हैं, कई प्रोफेशन ऐसे हैं भाई जहां आपको ज्यादा बोलना नहीं, कम शब्दों में अपनी बात रखनी है। ठीक हो गया? तो ये अंतर आप समझ रहे हैं। और फिर हमने जेमिनी पद्धति, माने जब हमें सब बढ़िया मिल गया, हमने ये नवमांश भी अपना देखा, ग्रह बहुत बढ़िया बैठे हुए हैं, ध्यान से देखेंगे तो यहाँ अपना गज केशरी योगी बैठ गया यहाँ पर, और बढ़िया सूर्य वर्गोत्तम बल दे रहे हैं अपने को, शनि को भी यहाँ बुरा नहीं माना जा सकता है। ठीक हो गया? तो नवमांश भी अच्छा खासा बली है, और सर्वष्टक वर्ग में बहुत बढ़िया है। पिता से कम बातचीत करके भी पिता का पूरा पूरा भाग्य वृद्धि करेंगे। कन्वर्सेशन कम होता है, केतु जहां बैठता है कम शब्द बोलता है, लेकिन यहां कोई बुरा चीज नहीं है। सर्वष्टक वर्ग यानी दूसरे सारी राशियां और दूसरे सारे ग्रह इस भाव को सपोर्ट करने के मूड में है। ठीक हो गया? बिना ज्यादा मेहनत करे इनको भाग्य का पूरा फायदा मिल जाएगा। आ रहा है आपको समझ में? और माने सब चीज हमारी व्यवस्था। किसी को ये लग रहा होगा कि सर हैप्पी मैरिड लाइफ के लिए 7th 8th माने 7th 8th और 2nd देखते हैं, तो अब 7th का सर्वष्टक वर्ग कम है, इसका क्या मतलब है? देखिए 7वें भाव का सर्वष्टक वर्ग कम है, लेकिन इससे हम डिक्लेयर तो नहीं करते हैं 7वें भाव का सर्वष्टक वर्ग कम होता, तो केवल ये कहते हैं कि जो हमारा पार्टनर होता है, हम अपने वो तो हम स्वीकार कर रहे हैं ना, 0 डिग्री का चंद्रमा, मतलब जो हमारा पार्टनर है वो थोड़ा सा हास्य विनोद पसंद करता है। ऐसा लग सकता है दूसरे को कि यार ये मैच्योर पूरा है कि नहीं है। अब दूसरे को अपने को क्या करना है, ये बात अपने को पता होना चाहिए ना कि दूसरा व्यक्ति कहीं दिखने में बहुत मैच्योर है लेकिन वो ट्रस्ट नहीं कर सकते, क्या फायदा? ठीक है, इसलिए मैच्योरिटी से ज्यादा व्यक्ति कितना विश्वास पात्र है वो ज्यादा बड़ी चीज है। तो ये वाली इमेज शायद जा रही है, इसीलिए ये 20 नंबर है। लेकिन अगर 7 8 और दूसरे भाव के औसत निकालते हैं तो पासिंग मार्क्स से ऊपर निकल जाता है। ठीक हो गया? तो 8वां भाव क्या होता है? इन-लॉज, फैमिली, एक्सटर्नल ऑर्गन, प्लेजर। ठीक हो गया? तो ये बहुत बढ़िया है। तो इन-लॉज फैमिली का आई थिंक ये सर्वष्टक वर्ग में 2nd टॉप हाउस है, और इसका स्वामी लाभ स्थान में बैठा हुआ है। बहुत बढ़िया। और किसी को यह भी ना लगे कि भाई सूर्य मंगल का कंजंक्शन है तो मंगल को अस्त होने का दोष लग रहा है। फिर जो हमारे मित्र होकर अस्त होते हैं उनको इतना बड़ा दोष नहीं माना जा सकता। भाई जैसे एक ही पार्टी से बिलोंग करते हैं, मींस मैं एक पॉलिटिकल एग्जांपल देकर बता रहा हूं कि कोई एक पॉलिटिकल पार्टी है, उसका एक मिनिस्टर सेंटर में है, एक स्टेट में है। जब दोनों एक साथ मिलते हैं तो हम कह सकते हैं कि भाई सेंटर वाले मिनिस्टर ने स्टेट वाले मिनिस्टर को अस्त कर दिया, लेकिन उस अस्त होने में उसका फायदा ही है। सब लोग क्या कह रहे हैं कि देखो कितनी क्या इनमें जुगलबंदी है, बहुत बढ़िया। सब लोग उस समय किसको देखते हैं? केवल सेंटर मिनिस्टर को देखते हैं, भाई केंद्र मंत्री आया हुआ है तो वो अस्त हो गया। लेकिन यही बात यदि दो अलग अलग पॉलिटिकल पार्टी के दो व्यक्ति हैं, एक सेंटर में है और एक स्टेट में है, अब जब वो अस्त हो रहा है तो हो सकता है वो विरोध करे स्टेट वाला आदमी और एक नेगेटिव इमेज चली जाए। तो इसलिए हर बार अस्त होने को दोष माना जाएगा ऐसा नहीं। मित्र को तो अस्त होने का दोष नहीं लगेगा, उल्टा एक प्रकार की ऑबिडेंटी हो जाती, भाई सर हम पूरा ऑबिडेंट आपके लिए, आप जो कहेंगे करेंगे। तो कमांडर किंग के साथ बैठे और इसलिए किंग को ही देख रहे हैं लोग। ठीक हो गया? और पूरा घर का बल है क्योंकि घर का स्वामी घर में बैठा हुआ है। तो ये अपना विचार कर लिया आपने, अपना चार्ट नवमांशा देख लिया। और क्या हम देख सकते हैं? दशा पैटर्न पर भी आप विचार कर सकते हैं। भाई वो तो नक्षत्र अनुसार हो ही जाता है, फिर भी कहता जीवन में जो उसके महत्वपूर्ण ग्रह हैं उसकी दशाएं इसको मिलेंगी ही नहीं मिलेंगी। कई दफा क्या होता है भाई, जो सबसे महत्वपूर्ण, मान लीजिए शुक्र बाईपास कर गया या शनि बाईपास हो गया, और जो सबसे इंपॉर्टेंट मतलब लग रहे थे हमें वो उसकी दशा ही नहीं, ऐसा लग रहा है वो तो अंत में वो आएगी, वो 100 साल के बाद आएगी। तो फिर वो भी हम देख सकते हैं भाई, जब इसका यदि जन्म होता है तो आप देखेंगे उसमें किसमें जन्म हो जाएगा? गुरु में हो जाएगा। और गुरु कुछ ही वर्षों के बाद, क्योंकि देखें वो ये तो पूरा करेंगे नक्षत्र, ठीक हो गया? ये नक्षत्र पूरा करने के बाद कुछ वर्षों के बाद फिर क्या लग जाएगा? शनि लग जाएगा। ठीक हो गया? पुनर्वसु नक्षत्र है, तो पुनर्वसु नक्षत्र का हम जो माने वैदिक, एक तो देवता है, एक नक्षत्र स्वामी है, विंशोत्तरी स्वामी। तो नक्षत्री स्वामी कौन है? गुरु यानी बृहस्पति। तो बृहस्पति की महादशा से शुरुआत करेंगे, और क्योंकि वो अभी 0 डिग्री का ही है तो बृहस्पति की दशा का भी इनको पूरा लगभग पूरा अंतराल मिलेगा। और बृहस्पति के बाद जो इनका मेन
प्रोफेशन का टाइम रहेगा, इनका मेन एस्टैब्लिश होने का समय रहेगा, उस समय शनि का वर्चस्व, शनि की आ जाएगी, शनि इनका लग्नेश होकर आएगा जो धनेश भी है और धन भाव से एग्जीक्यूट कर रहा है। तो बढ़िया इनको उस समय पर अपना शुरुआत में थोड़ा सा समय के लिए ऐसा लग सकता है, क्योंकि वो दूसरे भाव के को हम मारक भी बोलते हैं, लेकिन जब लग्नेशी मारक है तो वो इतना ज्यादा परेशान नहीं करता। थोड़ा सा एक बार इतना ही ध्यान रखना है, शुरुआत में हल्का फुल्का जब शनि में शनि चल रहे होंगे इनको हेल्थ इश्यू ऐसा लगेगा, आ रहा है थोड़ा सा। बाकी इनके डिपॉजिट्स के लिए, इनके जो संग्रह किया हुआ धन है, इनकी सेविंग्स, बैंक बैलेंस के लिए ये 19 साल बहुत बढ़िया रहेंगे। ठीक हो गया। शनि जाएंगे फिर क्या आएंगे, ऑर्डर आपको पता है, फिर विंशोत्तरी अनुसार बुध आएंगे। बुध 12वें भाव से एग्जीक्यूट कर रहा है, विपरीत राजयोग बना रहा है, तो हो सकता है इसकी दशा में विदेश गमन, विदेश में रहने का ऐसा विचार बने। और उसके बाद केतु कुछ समय के लिए वो नवम भाव से एग्जीक्यूट कर रहे हैं। नवम भाव आप जानते हैं लॉन्ग जर्नी का होता है, पिता का होता है, उस समय ये बातचीत थोड़ी कम करेंगे। केतु की दशाएं थोड़ी आप जानते हैं थोड़े ही समय की होती है, अंतराल बहुत छोटा होता है। केतु के बाद जैसे केतु जाएंगे फिर वीनस आ जाएंगे, तो आप कह सकते हैं वीनस का जो 20 साल जाएगा इसी में इनका रिटायरमेंट रहेगा। बहुत बढ़िया भाई, ऑफिस का तो पूरा स्टेटस का पूरा फायदा मिलेगा, रिटायरमेंट में भी एकदम आनंद से। तो ये दशा पैटर्न भी आप फाइनली फिर मैच कर सकते हैं। तो जब भी आप कोई चाइल्ड बर्थ प्लान करते हैं और आपको थोड़ा बहुत नॉलेज है, तो आप ये जरूर देखें कि हम पंचांग के 5 हिस्से मैनेज कर लें। उसमें भी चंद्रमा नक्षत्र अनुसार मैनेज होता है, तो नक्षत्र देख लें, नक्षत्र स्वामी देख लें, और वो मैनेज हो जाता है। उसके बाद फिर हम देखते हैं कि चंद्रमा को कौन से हाउस में रखा जाए। भाई छठे भाव में हम, मतलब हमारे जो मेन थंब रूल हैं, छठे भाव में थोड़ा हम कम मानते हैं, 8वें में मानते हैं। मैं ऑलरेडी बता चुका हूं, जो लोग फर्स्ट टाइम मेरी ये वीडियो देख रहे हैं उनको कोई भ्रम ना हो, इसलिए आप हमारे भृगु संहिता की सारी वीडियो देखने के बाद यहां आए, ताकि किसी को यह ना लगे कि हम ऐसी बातों की पुष्टि करते हैं कि भाई 6, 8, 12 के तो चंद्रमा हमेशा ही खराब होते हैं। ऐसी जो भी बात कहीं आपने सुनी है वो बात सही नहीं है। वो तो एक, जब हम मैंने बोला ना, एक सांसारिक माइंड सेटअप जब आता है कि हमें संसार में उस प्रकार से केवल सांसारिक होकर रहना है, तो हम फिर कहने लग जाते हैं भाई ये टिपिकल है, माने ज्यादा आसानी से हैंडल नहीं होता है 6, 8, 12 का चंद्रमा, बस इतना ही है। बाकी 6, 8, 12 की भी हमने बहुत तारीफ की है, सुनी है, ऐसे लोगों से मिले हैं। ठीक हो गया। तो आपको समझ में आ गया होगा। तो क्लास आपको कैसी लगी आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। इसके अलावा आप नक्षत्र पाया पर भी विचार कर सकते हैं। नक्षत्र आ गया, जैसे ये जो हमने चार्ट निकाला इसमें हमने रजत पाया बनाया, जैसे सोने का स्वर्ण पाया, रजत पाया और ताम्र पाया, लोह पाया होता है। तो बौद्धिक कार्य अनुसार, दक्षता के हिसाब से रजत पाया बहुत बढ़िया माना जाता है। हालांकि स्वर्ण पाया बोलते हैं दी बेस्ट है, कुछ हद तक वो बढ़िया है, लेकिन रजत पाया के हमें संसार की दृष्टि से कई रिजल्ट कुछ मामले में ज्यादा अच्छे मिले। और रजत यानी चांदी का पाया, और नक्षत्र पाया के बाद कई राशि पाया पर भी विचार करते हैं। ठीक हो गया। तो ये भी आप देख सकते हैं। अगर आप उसकी फिलोसफिकल थिंकिंग कैसी होगी, या वो ट्रबल शूटर चाहते हैं आप कि भाई मैं तो कर्म प्रधान व्यक्ति चाहता हूं, जो बातचीत थोड़ी कम करे, काम ज्यादा करे। कई लोग कहते हैं नहीं सर, काम करे ना करे, उसका जो इंटेलेक्चुअल ब्रेन होना चाहिए। तो इस प्रकार का अलग अलग होता है। तो उसमें एस्ट्रोलॉजिकल वर्ण पर भी विचार कर सकते हैं कि भाई कैसा एस्ट्रोलॉजिकल वर्ण चाहते हैं। कई लोग कहते हैं नहीं सर, हमें तो थोड़ा सा लीड करने वाले वॉरियर टाइप ऐसा कुछ होना चाहिए। और फिर आप गण पर भी विचार कर सकते हैं। देवगण है, मनुष्य गण है, राक्षस गण है। बहुत ही कमाल का ट्रबल शूटर होता है राक्षस गण, क्योंकि वो उसकी मशीनरी की पकड़ जबरदस्त होती है। ठीक हो गया। और फिलोसफिकल टॉक्स के लिए, इसके लिए देवगण जो है वो बढ़िया दर्शन शास्त्र की अच्छी पकड़ रखते हैं। दर्शन शास्त्र, वस्तु सिद्धांत में माहिर है राक्षस गण। कोई वस्तु है उस पर आपको महारत है तो राक्षस गण आपको पूरी मदद करेगा। लेकिन जहां कोई ऐसा दर्शन शास्त्र है, हो सकता है वो विचार, वो क्योंकि वैचारिक चीज कई दफा दिखती नहीं है, उसको विचार से ही जीता जाता है, उसमें देवगण महान है। तो ये सब चीजें भी आप मैनेज
कर सकते हैं। और फिर मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि जल्दी नहीं करनी है, लेकिन तुरंत कंक्लूड नहीं करना है। सीखने में दिक्कत आती है, फिर से देखें, फिर से देखें। हम मतलब बोलते हैं अगर वास्तव में ही पाना चाहें तो ईश्वर को पा सकते हैं। ये तो एक ईश्वर कह दे या एक अंश छोटा सा है, ये कहीं बोलते हैं ना वेद की दृष्टि मानते हैं ज्योतिष को, तो आप लगे रहेंगे तो निश्चित रूप से उसको पा लेंगे। और ये अच्छी चीज भी है, मीन्स हम ईश्वर को पाना चाहते हैं, अंतिम लक्ष्य तो वही है, लेकिन हम कोई माध्यम तो होना चाहिए किस तरह बढ़े आगे। तो हम ज्योतिष शास्त्र के सहारे बढ़ते हैं तो हमारा लोक भी सार्थक हो जाएगा, परलोक भी हमारा सुधर जाएगा। मतलब अभी संसार में कहीं हम जॉब कर रहे हैं, कहीं काम कर रहे हैं, उसके बारे में भी समझ में आएगा, और ये चीज हमें आगे भी काम आएगी जब हमारी रिटायरमेंट लाइफ हो जाएगी। और जब हम ईश्वर के बारे में पढ़ना चाहेंगे तो जो हमारा मोक्ष भाव है, मोक्ष भाव, धर्म भाव, इन सब का जो अध्ययन है वो हमारे रिटायरमेंट में भी बहुत काम आएगा। तो आज के लिए इतना ही। क्लास आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। आप लोगों का हृदय से धन्यवाद। सदा हम करते आए हैं, आगे भी करते रहेंगे। अभी हम फिलहाल 75,000 सब्सक्राइबर क्रॉस कर चुके हैं और ये यात्रा अभी जल्दी ही शुरू हुई थी। आप लोगों के सहयोग से यहां तक पहुंचे हैं और इसी प्रकार आप लोग अपना सहयोग बनाए रखिए। आप सभी को मंगल कामना। जय श्री भगु पराशरा, जय श्री शुक्राचार्य, नमस्कार।